जो रिंगवर्म होता है बेसिकली एक फंगल इन्फेक्शन होता है जिसका एक टिपिकल फीचर होता है, टिपिकल अपीयरेंस होता है कि ये रैशेज़ होते हैं इसमें जो कि सर्कुलर फॉर्म में, रिंग लाइक फॉर्म में होते हैं। तो जो रैशेज़ हैं वो सर्कुलर रैशेज़ होते हैं और जैसा कि नाम रिंगवर्म है जिसमें किसी वर्म का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जस्ट इसके जो अपीयरेंस है उससे इसका नाम लिया गया है। ये हमारे स्किन पे होता है, हमारे थ्रू आउट दी बॉडी पे कई सारे जो स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगी, उस पे स्कैल्प में और भी कई जगहों पे हो जाता है। और ये जो इन्फेक्शन होता है बेसिकली ये डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है, स्किन टू स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, कई बार ये एनिमल टू ह्यूमन भी होता है, बट मोस्ट कॉमनली जो इसका डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से होता है, ये रीज़न काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। इसका जो टिपिकल अपीयरेंस होता है जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये एक सर्कुलर रैश में होता है। जो रैशेज़ होते हैं वो सर्कुलर उसका अपीयरेंस होता है, रिंग लाइक अपीयरेंस होता है जिसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है और जो मिडल इसका एरिया होता है वो नॉर्मल क्लियर स्किन हो सकती है। इसका जो रिलेशन है वो एथलीट्स फुट या फिर जॉ केच या फिर जो स्कैल्प का रिंगवर्म इन्फेक्शन है उनसे होता है। अब अगर हम इसके लक्षणों के बारे में डिटेल से बात करें तो जानते हैं कि क्या क्या इसमें देखा जाता है, किस तरीके के लक्षण देखे जाते हैं, किस तरीके का इसका अपीयरेंस होता है, तो अब उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मोस्ट कॉमनली इसमें जो अपीयरेंस है, जो अफेक्टेड एरिया है उसमें जो स्केली जो रिंग लाइक रैश होता है, मोस्ट कॉमनली ये हिप्स पे या फिर ट्रंक पे या फिर आर्म्स पे और लेग्स पे देखा जाता है। कई बार ये स्कैल्प पे भी होता है। जो अफेक्टेड एरिया होता है उसमें बहुत ज़्यादा खुजली बनी रहती है और जिसकी वजह से फर्दर प्रॉब्लम होती है। कई बार बहुत ज़्यादा खुजली करने से उसमें फर्दर घाव हो जाते हैं जो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर जो इसका अपीयरेंस है उसमें चेंजेस आ सकते हैं। एक्चुअली जो रैशेज़ होते हैं जो रिंग फॉर्म में होते हैं वो रेज्ड बम्प जैसे हो सकते हैं, थोड़े बम्पी से हो सकते हैं और वो जो रैशेज़ हैं वो अपीयरेंस जिसका होता है रेडिश या ब्राउनिश, और अगर वो ड्राई होता है तो वाइटिश जो स्केली स्किन है वैसा अपीयरेंस उसका होने लगता है, ब्राउनिश हो जाता है, जैसे कि धीरे धीरे जब वो ड्राई होता है तो इस तरह का उसका अपीयरेंस हो जाता है। तो कई बार इसमें जो अफेक्टेड एरिया है फर्दर वो फ्लैट और पैची अपीयरेंस में हो जाता है। और ये इस एरिया में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया बहुत ज़्यादा इचिनेस बनी रहती है, बहुत ज़्यादा खुजली बनी रहती है। जो रिंग्स होते हैं वो एक्सपैंडिंग रिंग्स हो सकते हैं और कई सारे रिंग वाले स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जो कि आपस में मिले हो सकते हैं। मतलब सिर्फ एक रिंग स्ट्रक्चर हो सकता है, कई सारे उसमें रिंग वाले स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं। तो जो ये रिंगवर्म का इन्फेक्शन है ये अगर कम होता है, माइल्ड होता है, तो कई बार सिंपली इस पे अगर कुछ एक क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स लगाने से ही, मतलब टॉपिकल एप्लीकेशन से ही ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये सिवियरली हो गया है, काफ़ी ज़्यादा आप ओवर द काउंटर मेडिसिन यूज़ कर चुके हैं और करीब लाइक आप बोल सकते हैं कि 2 वीक्स के अराउंड यूज़ करने के बाद भी कोई अगर इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा है तो हो सकता है कि आपके डॉक्टर इसके लिए कुछ खाने की दवाइयाँ भी दे सकते हैं और भी सारे आपको तरीके वो एडवाइस कर सकते हैं। ट्रीटमेंट पोर्शन, मैनेजमेंट पोर्शन के लिए हम अपना एक अलग वीडियो हमने बनाया है इससे रिलेटेड, जो कि आप देख सकते हैं। और अब समझने की कोशिश करते हैं कि किन कारणों से रिंगवर्म का इन्फेक्शन हो सकता है। ये जो रिंगवर्म का इन्फेक्शन है जैसा कि मैंने बताया कि ये एक फंगल इन्फेक्शन है और इसके स्प्रेड करने के या होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। नॉर्मली स्किन के जो आउटर सरफेस होते हैं उसमें एक मोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं जो कि जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो वो ग्रो करने लगते हैं, स्प्रेड करने लगते हैं, फिर एक से दूसरे में वो जो लोग साथ में रहते हैं उसमें वो स्प्रेड कर सकता है। तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन इसका रीज़न हो सकता है वो ह्यूमन टू ह्यूमन का जो स्किन कांटेक्ट हो सकता है या फिर उनके द्वारा जो इस्तेमाल की जाने वाली पर्सनल यूज़ की चीज़ें हो सकती हैं। अगर उसकी शेयरिंग होती है तो भी ये फैल सकता है। जैसे कि जो बेडिंग रिलेटेड, मतलब कि टाल्स हैं या फिर क्लोथिंग है, कपड़े हैं, इस तरह की चीज़ें अगर शेयर करते हैं, बेडिंग शेयर करते हैं, तो ये जो इन्फेक्शन है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत ही आसानी से फैल जाता है। तो किन कंडीशंस में इस इन्फेक्शन के स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उसके बारे में भी एक बार हम बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो लोग अपने पर्सनल यूज़ की चीज़ें हैं साथ में अगर रहते हैं तो शेयरिंग हो जाती है। इन कंडीशन में ये एक इंसान से दूसरे इंसान में
ट्रांसमिशन इस इन्फेक्शन का हो जाता है। उसके अलावा जहाँ पे वार्म और ह्यूमिड कंडीशंस होती हैं, मतलब गर्म और नमी वाले जगहों पे लोग जहाँ रहते हैं, वहाँ पे इस जो फंगस है उसके ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इस इन्फेक्शन के होने के और स्प्रेड होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ जो टाइट क्लोथिंग है, जो टाइट कपड़े पहनते हैं, उसमें भी क्योंकि जो मॉइस्ट एनवायरनमेंट बना रहता है, उस वजह से इसके बढ़ने के और स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं। साथ ही साथ जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, वहाँ पे भी ये जो इन्फेक्शन है वो ग्रो करने का चांस बना रहता है। और इन सब के अलावा एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसका रीज़न होता है इसके बढ़ने के भी और स्प्रेड होने के बाद जो आगे इसका ग्रोथ होता है उसका वीक इम्यून सिस्टम। अगर इम्यूनिटी कमज़ोर है तो ये ग्रो भी कर सकता है, प्लस दूसरे व्यक्ति में अगर गया है तो वहाँ भी फर्दर ग्रो कर सकता है। एंड इसका जो ट्रीटमेंट होता है शायद उसके रिस्पॉन्स में उतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स बॉडी ना करे अगर इम्यूनिटी कमज़ोर है। तो वीक इम्यून सिस्टम भी बहुत बड़ा कारण है इस इन्फेक्शन के होने का। तो किस तरीके से हम इस इन्फेक्शन को होने से अवॉइड कर सकते हैं? हालांकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉमनली प्रेजेंट होने वाला और लोगों में होने वाला इन्फेक्शन है, तो ये प्रिवेंशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा ट्रिकी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें इसके बारे में अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें ऐसे ही किसी के रैंडम चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, भी वेयर क्लोथिंग, बेडिंग, टाल्स, बेडिंग का कोई भी और सामान है, हेयर कोम्स हैं, कंघी है, ब्रशेज़ हैं, ये सारी चीज़ों का हमें इस्तेमाल दूसरे का नहीं करना चाहिए। पर्सनल हाइजीन और क्लीनलीनेस का ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा एजुकेट करना चाहिए, बच्चों को भी समझाना चाहिए इस तरीके की इन्फेक्शंस के बारे में, सो दैट वो भी अवेयर रहें। और हमें पता होना चाहिए कि अगर ऐसी कोई चीज़ हो रही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका जो टिपिकल अपीयरेंस उससे हम काफ़ी हद तक खुद भी समझ जाते हैं कि ये कौन सा इन्फेक्शन है और इस तरीके का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसके लिए हम सेल्फ मेडिकेशन के बजाय कोशिश करें कि तुरंत अपने डॉक्टर को बताएं, उनसे कंसल्टेशन करें, सो दैट इसको ज़्यादा बढ़ने से पहले ही रोका जा सके, इसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट टाइमली किया जा सके। उसके अलावा वार्म और ह्यूमिड कंडीशंस को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। जो हम कपड़े पहनते हैं वो एयरी होने चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि नमी ना हो, कूल एंड ड्राई रखने की अपने आप को कोशिश करना चाहिए, ताकि जो स्किन पे इसका ग्रोथ है वो हम रोक सकें। अगर इन्फेक्टेड एनिमल का कोई ऐसा डर है तो वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने पेट्स को टाइम टू टाइम चेक करवाते रहना चाहिए, सो दैट ऐसा कोई भी कंडीशन बने ही ना। तो आज के अपने वीडियो में हमने बात किया कि रिंगवॉर्म इन्फेक्शन बेसिकली होता क्या है और इसके लक्षण क्या होते हैं, किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये रिंगवॉर्म इन्फेक्शन है और इसके लिए हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इससे रिलेटेड जो बाकी बेसिक जानकारियाँ थी, जैसे कि कॉम्प्लिकेशन एंड प्रिवेंशन, वो भी मैंने आपके साथ शेयर की। हमारा इससे रिलेटेड दूसरा वीडियो भी है जिसमें कि हमने ट्रीटमेंट के बारे में बात किया है, मैनेजमेंट के बारे में बात किया है, तो आप हमारा वो दूसरा वीडियो भी ज़रूर देखें। और इससे रिलेटेड और भी कोई सुझाव है आपके मन में या फिर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।